नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका जनता बोले कार्यक्रम में। दोस्तों, शिक्षा अपने मूल में समाजीकरण की एक प्रक्रिया है और जब जब समाज में बदलाव आता है तो शिक्षा का स्वरूप भी ज़रूर बदलता है। और अभी हाल की बात करें तो कोरोना संकट जो हमारे देश में आया हुआ है, इस समय भी शिक्षा ने अपना स्वरूप बदला है और वो भी डिजिटली बदला है। ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहे हैं काफ़ी सारे शिक्षक और इसी बदलाव के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जहाँ तक हम बात करें, पहले हम ब्लैक बोर्ड से छात्रों को पढ़ाते थे और स्मार्ट बोर्ड तक अब हम जा पहुँचे हैं। तकनीक ने हमें स्मार्ट बोर्ड तक पहुंचा दिया है। तो आज हम इसी तकनीक के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ इसी चर्चा के लिए हैं कमिश्नर तकनीकी शिक्षा विभाग पी नरहरी सर। बहुत बहुत स्वागत है सर से। आज हम बात करने वाले हैं कि तकनीकी शिक्षा में क्या कुछ बदलाव आया है इस कोरोना काल में, इस संकट की घड़ी में क्या चेंजेस आए हैं तकनीकी शिक्षा में। सबसे पहले पूछेंगे सर आपसे कि क्या चेंजेस आए हैं, मेजर जो चेंज आया है, सोसाइटी में चेंज आया है, वो क्या है? निश्चित तौर पर कोरोना और इसके साथ ही हम जो वर्तमान में जो परिदृश्य देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत खास तौर पर भारत शासन ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो कई सारे नए गतिविधियां प्रारंभ किया है और इसी दौरान एक अत्यंत महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं पॉलिसी डिसीजन जो हुआ है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं खास तौर पर कोरोना के आने के बाद हमारे इस तकनीकी शिक्षा व्यवस्था में और खासतौर पर शिक्षा व्यवस्था में भी जो क्लासरूम का जो एक माहौल था वो पूरी तरह से बदलकर अब पहुंच गया है ऑनलाइन क्लासरूम पे। और ऑनलाइन क्लासरूम्स के माध्यम से चूंकि क्लासेस फिजिकल क्लासेस हो नहीं सकते हैं, इसलिए AICTE जो भारतीय शिक्षण परिषद है जो पूरे तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत काम करता है और हम लोग तकनीकी शिक्षा विभाग में इसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने ये तय किया है कि इस दौरान भी अनवरत शिक्षा कैसे चलता रहे और कैसे हम तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हो या फिर अन्य कॉलेजेस में भी जो जिस तरह की शिक्षा क्लासरूम में जो मिलता है उसी तरह की शिक्षा हम छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से दिया जाए। इस पे हम लोगों ने काफी काम किया है, ये परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है। जी, काफ़ी अच्छी बात है कि तकनीकी शिक्षा विभाग काफ़ी कुछ कर रहा है जिससे जो पढ़ाई है वो निरंतर चलती रहे, कहीं भी रुकावटें ना आए। सर, ये जो नई हैबिट बनी है, नवाचार बनाए हैं डिजिटल एजुकेशन की वजह से, आप क्या सोचते हैं ये ऑनलाइन क्लासेस किस तरीके से प्रभाव लाएंगी एजुकेशन फील्ड में? देखिए, जो हम एक शिक्षण व्यवस्था में जिस बात को हम कहते हैं पेडागोजी जिसको बोलते हैं, शिक्षण व्यवस्था में, तकनीकी शिक्षा में निश्चित रूप से जो है ऑनलाइन क्लासरूम्स अपने आप में पर्याप्त नहीं है जी। तो हम ये बात करते हैं मिक्स्ड पेडागोजी की बात करते हैं। पेडागोजी में मिक्स्ड तरह के क्लासरूम सेशंस और लैबोरेटरी गतिविधियों को हम उसकी बात करते हैं और इसमें एक्सपर्ट्स भी इसी बात का ज़्यादा जोर देते हैं कि हमको क्लासरूम सेशंस के साथ साथ मतलब लैब रिलेटेड गतिविधियां भी जो है करना चाहिए। तो हम लोगों ने जो नीति बनाई है कि मिक्स्ड तरह के गतिविधियां होना चाहिए, जिसके अंतर्गत हम एक तरफ से क्लासरूम ऑनलाइन क्लासेस, जो डिजिटल क्लासेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, निश्चित ही इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि जिस तरह से मतलब जो हमारा मुख्य यूनिवर्सिटी है वो RGPV है, RGPV के माध्यम से भी बहुत सारे हम लोगों ने क्लासेस तैयार कराया है, वीडियोस तैयार कराए हैं जिसको हम प्रसारण कराते हैं, परंतु वहाँ से लेकर टीचर्स और टीचर्स से लेकर स्टूडेंट्स तक पहुँचने तक 100% सुनिश्चित करना एक चुनौती है। खास तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो छात्र छात्राएं हैं, जहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू है, जिनके पास स्मार्ट फ़ोन्स के साथ साथ टैबलेट्स होना या इंटरनेट फैसिलिटी होना या उनके पास लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स होना, ये एक चुनौती है।
बट इसको पार करना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस दौरान राज्य शासन ने भी बहुत सारे निर्णय लिए हैं, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं। वो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे गतिविधियों को करने के लिए सोचा है जो आगे चलकर हमारे इस व्यवस्था को और सुदृढ़ निश्चित ही करेगा। जी बिल्कुल, बात और भी करेंगे आत्मनिर्भर भारत के बारे में। उससे पहले ये जानना चाहूँगी, जैसे तकनीक की बात कर रहे हैं, निरंतर परिवर्तन देखा गया है तकनीक में, तो उसको ध्यान में रखते हुए कौन कौन से नए कोर्सेज टेक्निकल डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस कर सकता है आने वाले समय में? देखिए, अभी जो हम वैश्विक तौर पर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है जी। अभी आधुनिक युग में, और ख़ास तौर पर अभी कोरोना युग में भी यह महसूस किया गया है कि हमें आज की आवश्यकताओं के अनुरूप कोर्सेज को रीडिज़ाइन करना चाहिए। उसी के अंतर्गत अभी हमने ये तय किया है कि इंडस्ट्री 4.0, जो इंडस्ट्री यानी कि जो वर्तमान में औद्योगिकरण जिस दिशा में जा रहा है, उस दिशा में हमको अपने कोर्सेज को भी रीडिज़ाइन करना चाहिए। हमारे करिकुलम व्यवस्था को भी जो है उस हिसाब से हमको परिवर्तित करना चाहिए। उसी दिशा में अगर हम देखेंगे तो आज के तारीख में हम देखें डाटा साइंस बहुत महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट बन गया है। पहले ऑयल रिलेटेड गतिविधियों में, यानी कि तेल रिलेटेड गतिविधियों में अत्यधिक धन होता था, लेकिन अब डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अभी नए कोर्सेज भी जो AICTE भी सैंक्शन कर रहा है, आप कंप्यूटर साइंस के साथ साथ डाटा साइंस पे भी आप स्पेशलाइजेशन एक बीटेक कर सकते हैं। तो वैसे ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, या फिर नवीनतम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस जितने भी हो रहे हैं, उसमें हम लोग नए कोर्सेस AICTE के माध्यम से ला रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये आधुनिक युग की आवश्यकताएं हैं, जहां पे भविष्य में सबसे ज़्यादा अगर इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री में जॉब्स या करियर्स अगर हम देखेंगे तो इन्हीं क्षेत्रों में होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। सर यही रुकेंगे, एक छोटे से विराम के लिए रुकेंगे, जानेंगे आपसे बहुत कुछ। आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डाटा माइनिंग और भी बहुत कुछ बता रहे हैं। यही रुकेंगे एक विराम के लिए, विराम के बाद चर्चा जारी रहेगी। प्रतिभावान बेटियां जिन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया। मैं मेघा परमार, मध्य प्रदेश की फर्स्ट वुमन जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है। ये लड़कियां कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, बस उन्हें अपने अंदर की खूबियों को चुनना होगा। वो जिस क्षेत्र में अच्छी हैं, उन्हें उस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाना होगा। आपको उन पर विश्वास करना होगा, ट्रस्ट करना होगा। मेरा नाम चाहत पांडे है और मैं एक अभिनेत्री हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी, जितने भी पेरेंट्स हैं हमारे, ताकि आपके बच्चे भी, अगर उनके अंदर कोई टैलेंट है जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, जिसमें भी उनकी रुचि है, तो आप अपने बच्चों का प्लीज सपोर्ट कीजिए। मैं आर्या दीक्षित। आप में से जो भी लोग दूरदर्शन तथा आकाशवाणी को देखते सुनते होंगे, वे इस नाम से भली भांति परिचित। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से मेरी पहली पुस्तक आप्लावन का प्रकाशन हो चुका है, और निश्चित रूप से जब ये सब कुछ मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास को बनाए रखिए। आसमान की सीमाएं नहीं होती और आप में भी असीम संभावनाएं। बेटी से समृद्ध होगा कल, शिक्षित कर उन्हें बनाएं अव्वल। What made him Mahatma? Is Mahatma a title or a way of life? Do you see a Mahatma in you? Doordarshan, in collaboration with Gandhi Smriti and Darshan Samiti, invites a 1-minute video for the program Mujh Mein Hai Mahatma, in connection with the conclusion of 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. Topics for the video are: how do I practice non-violence in my daily life? How do I contribute towards a culture of peace? The most important Gandhian value which the world should follow today. What is the most important thing I learnt from the life of Mahatma Gandhi? Email your video on any one of these topics on mhm.doordarshan@gmail.com on or before 20th September. The video should be in HD MP4 format and audio should be in a separate WAV file. Best videos will be included in Mujh Mein Hai Mahatma.
मेरे माँ बाप से लोग मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाई आप बड़े लकी हैं, आपको इतने होनहार बच्चे मिले। और उन्हें मौका दिया ना उनके बच्चों को वैसा होनहार बनने का। उन्होंने मौका दिया कि हम जाएं, जो चाहे वो सीखें। बहुत खूबसूरत कपड़े पहनने का हमें मौका नहीं मिलता था, लेकिन किताब कौन सी खरीदनी है, जाओ खरीदो। कौन सी नई हॉबी है तुम्हारी, तुम्हें क्या सीखना है? राइफल शूटिंग, माउंटेनियरिंग, हॉर्स राइडिंग, पैरासेलिंग, इतनी लंबी फहरिस्त है मेरी। मैं बस सीखती गई और माँ बाप वो मुझे सिखाते गए। अगर हम अपने बच्चों को, बेटियों को सीखने का मौका नहीं देंगे, उन पर विश्वास नहीं करेंगे, तो कल वो भी हमें ये मौका नहीं दे पाएंगी कि हम उन पर गर्व कर सकें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं तकनीकी शिक्षा में आए हुए बदलाव के बारे में, जिसके लिए हमारे साथ हैं पी नरहरी सर, जो कि कमिश्नर हैं टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। सर से हम आगे फिर चर्चा करेंगे। सर, हम बात कर रहे थे क्या कुछ नई तकनीक हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। आप बता रहे थे काफ़ी सारी चीज़ें। इसके अलावा एक प्रश्न जो मेरे जहन में आ रहा है कि पीजी कोर्सेज पहले काफ़ी कम छात्र इनरोल होते थे, लेकिन ऑनलाइन होने की वजह से उस फ्रीक्वेंसी में देखा गया है कि बढ़ोतरी हुई है। क्या कारण है इसका? नहीं, डेफिनेटली देखिए, अभी पहले जो हम व्यवस्थाएं देखते थे कि पीजी कोर्सेज या फिर पीएचडी तक भी जो टेक्निकल एजुकेशन में खास तौर पर जो शिक्षण व्यवस्था रहा है, उसमें बहुत कम छात्र छात्राएं जा रहे थे, लेकिन अब इसमें काफ़ी बढ़ोतरी आ गया है। अभी हम देख रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ पीएचडी तक भी जो है बहुत सारे छात्र छात्राएं उसमें प्रवेश ले रहे हैं। और अब हम ये बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि अब हम ये देख रहे हैं कि टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में जो अच्छे टीचर्स की जो आवश्यकता है, वो पीएचडी स्तर के स्टूडेंट्स भी उपलब्ध हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बदलाव जो है हमको देखने को मिल रहा है, और ये भी महत्वपूर्ण हम बता सकते हैं, ये भी हम महत्वपूर्ण एक बदलाव हम ये देख रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स जो है रिसर्च की ओर भी जा रहे हैं। ये भी एक हमारे लिए बहुत ही सुखद परिणाम है जो उस दिशा में काम हो रहा है। जी सर, जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स कुछ होते हैं जी, तो टेक्निकल एजुकेशंस में भी कुछ ऐसे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करे हैं क्या? देखिए, अभी जो हम बात कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को जो हमारा एक 4 दिन का एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें सभी तरह के एक्सपर्ट्स के साथ में हम लोग बैठे थे, और फिर उसमें से जो उभर कर आया है उसमें एक महत्वपूर्ण काम ये है कि नंबर 1 कि हमें हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हमको इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करना है, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है अपने इनोवेशन को जो है बढ़ावा देने के लिए, अपनी इनोवेशन को मूर्त रूप देने के लिए उनको हमें प्रावधानित करना है। तो हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत उस चीज़ को ला रहे हैं जहाँ पे हम कॉलेजेस में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेंगे। नंबर 2, प्लेसमेंट्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स कॉलेजेस से निकल रहे हैं, अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में हमारा जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो 20% है, यानी कि 100 में से 20 बच्चे प्लेसमेंट पा रहे हैं, तो हमें इसको बढ़ाना है जी। ये नंबर 2 है। नंबर 3 जो है हम जिसके लिए काम करेंगे, जिस क्षेत्र के लिए हम बहुत सारे प्लानिंग हमारा चल रहा है, वो ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड गतिविधियां, जो स्टूडेंट्स एक अच्छा इंजीनियर बनकर या डिप्लोमा इंजीनियर बनकर निकल रहा है, अगर वो अपना स्वयं के किसी आइडिया के ऊपर कोई इंडस्ट्री स्थापित करना चाहता है, एमएसएमई सेक्टर में कुछ काम करना चाहते हैं, बिल्कुल, तो उसके लिए भी हम लोग जो है बहुत सारे चीज़ों को समावेशित करते हुए हमारा प्लानिंग चल रहा है जी। काफ़ी अच्छी प्लानिंग है और एमएसएमई सेक्टर भी काफ़ी सपोर्ट कर रहा है युवाओं को, जिससे वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव हो सके, अपने खुद के स्टार्टअप स्थापित कर पाएँ। हमारे युवाओं में बहुत हुनर है सर, और वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हैं अपने खुद के स्टार्टअप स्थापित करने के लिए। और क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के? अभी काफ़ी कुछ काम चल रहा है आत्मनिर्भर भारत के लिए, और वोकल फॉर लोकल के लिए भी काफ़ी कुछ चल रहा है, उसके बारे में डेफिनेटली। देखिए, अभी जो हम लोगों ने एक खाका बनाया है और AICTE इससे पहले से ही हमको जो सपोर्ट कर रहा है, उसके अंतर्गत हमने ये लक्ष्य तय किया है कि हम नंबर 1 हमें, जैसे मैंने कहा है, इंक्यूबेशन सेंटर्स, इनोवेशन सेल्स की स्थापना करना है, जहाँ पे हमारे जो होनहार
छात्र छात्राएं हैं जो टेक्निकल एजुकेशन में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए हमें एक मंच स्थापित करना है। नंबर 2, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इंडस्ट्री और एकेडमिया, यानी कि इंडस्ट्री के साथ साथ एकेडमिक्स को कैसे क्लब किया जाए, यानी कि एकेडमिक्स में जो, यानी कॉलेजेस में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, कैसे हम उसको इंडस्ट्री के साथ लिंक किया जाए, यानी कि इंडस्ट्री क्यों ना अपना रिक्वायरमेंट दे कि हमें इस तरह के छात्र छात्राओं की, एक सब्जेक्ट वाले बच्चों को की आवश्यकता है, जो हम इंडस्ट्री में जैसे ही उनका फाइनल ईयर हो जाएगा हम उनको प्लेसमेंट कराएंगे। हमारा तीसरा जो एरिया है जिसमें हम काम करने के लिए सोच रहे हैं वो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है। जी सर। वर्तमान में जो हमारा जितने स्टूडेंट्स जो 10th में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री लेते हैं, उनको कैसे हमें इंजीनियरिंग की ओर उनको रुझान बढ़ाना है, हम इस पे भी वर्क कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि जब इन चीज़ों का हम मूर्त रूप देने लगेंगे तो बहुत सारा रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क जो है हम अपने इस क्षेत्र में हम देखने को हमको मिलेगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी भी है इन बच्चों को मोटिवेट करना। कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं क्या ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए? डेफिनेटली। देखिए, अभी हमारा जो मध्य प्रदेश का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है ओवरऑल इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक्स का हम देखते हैं तो 6.8 है परसेंटेज है। अगर हम ओनली इंजीनियरिंग, ओनली पॉलिटेक्निक देखेंगे तो लगभग 3-3.5% है, जो औसतन जो देश का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उससे कम है। अगर हम दक्षिण भारत से हम हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कंपेयर करते हैं तो हम बहुत ही कम स्थिति में हैं। तो इसके लिए इस साल जो है हम लोग बहुत सारी चीज़ों को करने का प्लानिंग कर रहे हैं, और जिसमें मुख्य रूप से जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो चीज़ आया है कि हमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, जिसको स्टेम कहते हैं, इन चीज़ों का कैसे रुझान छात्र छात्राओं में बढ़ा है, कैसे हम 8वीं, 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राओं में उनको ये इंजीनियरिंग के प्रति उनको रुझान बढ़ाने के लिए, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हमको बहुत सारे कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। उस दिशा में हम लोग स्कूल शिक्षा विभाग के साथ टाई अप कर रहे हैं, और उनके साथ बहुत जल्दी हम एक पॉलिसी लेके आएंगे जिसके अंतर्गत टेक्निकल एजुकेशन विभाग जो है स्कूल शिक्षा विभाग में हम पहुंचकर हम उनको फिर 8वीं 9वीं से लेके हम जैसे ही उनका 10वीं या इंटरमीडिएट हो जाता है तो हम उनको इंजीनियरिंग की ओर लेके आए। सर, नई शिक्षा नीति की आप बात कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार 6वीं क्लास से ही स्किल डेवलपमेंट के लिए बच्चों को ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। उसमें आप 8वीं की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें तो 6वीं की ही बात की गई है, तो उसको किस तरीके से? इसमें दो चीज़ें हैं जो मैं कह रहा हूँ। एक तो तकनीकी शिक्षा में स्टूडेंट्स को रुझान बढ़ाना, वो एक विषय है जिसके बारे में मैंने बात किया है। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट की ओर बच्चों को ले आना है। जो वोकेशनल रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो 6वीं से ही करने के लिए भारतीय शिक्षा नीति में, अभी नए शिक्षा नीति में उसका समावेश किया है। मैं समझता हूं कि ये सबसे महत्वपूर्ण एक निर्णय है जो इस अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसको लाया गया है। आज के बच्चे, मतलब अगर पिछले जनरेशन की तुलना करेंगे तो आज के बच्चे बहुत स्मार्ट है। वो कोडिंग जो है, कोडिंग की जिसकी हम बात करते हैं, कोडिंग यानी कि कंप्यूटेशनल टेक्निक्स में या फिर एल्गोरिथम्स तैयार करने में या फिर सॉफ्टवेयर्स तैयार करने में, आज के तारीख में जो कोडिंग की व्यवस्था है वो 10वीं के बाद यानी कि 11वीं 12वीं या फिर इंजीनियरिंग में बच्चे सीखते हैं। लेकिन बच्चों का जो स्मार्टनेस है, उनका IQ लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 6वीं से ही हमें कोडिंग सिखाना, और आगे चलकर ऐसा होगा कि कोडिंग भी जो है वो एक सब्जेक्ट की तरह कन्वर्ट होने वाला है। और स्किल डेवलपमेंट इसी के अंतर्गत बहुत सारी चीजों में, जैसे मैं कहूँ ड्रोन्स बनाना अब इंजीनियरिंग तक आने की आपको आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो 6 से लेके 8th के बच्चे भी आपको ड्रोन तैयार करके हवा में उड़ाने लगेंगे। तो इस तरह का जो स्मार्टनेस और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज जो हमारे बच्चे में आ रहे हैं, उसको हार्नेस करने के लिए, उसको और प्रभावित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका प्रावधान किया गया है। जी सर। सर, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास है? टेक्निकल एजुकेशन, महिलाओं के एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, जो मैंने कहा है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना।
ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो हमें बढ़ाना है, यानी कि जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो लेते हैं जी। या फिर 10th तक जो बच्चे ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उनको हमें इंजीनियरिंग की ओर लाना है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो वर्तमान में जितने बच्चे इंजीनियरिंग की ओर आते हैं, तकनीकी शिक्षा की ओर आते हैं, उसमें लगभग अभी 25-30% ही लड़कियां हैं। बिल्कुल। तो छात्राओं को जो है हमें तकनीकी शिक्षाओं की ओर लेके आना है। हाल ही में आपने देखा होगा कि अच्छे अच्छे फिल्में बनी हैं जिसमें महिलाओं ने, हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले महिलाएं, मतलब चांद्रयान, अब जाके मार्स पे भी जाने की जो बातें हो रही हैं, तो ऐसे में लड़कियों को हमें तकनीकी शिक्षाओं की ओर लेके आना है। उसके लिए हमारा जो एनरोलमेंट हमें जो बढ़ाना है, उसके लिए हम अभी स्कूल शिक्षा विभाग के साथ में टाई अप कर रहे हैं। हम इस पे भी विचार कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसा कोई इंसेंटिव स्कीम लाया जा सकता है जिससे कि लड़कियां जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं 8वीं, 9वीं और 10वीं में, उनको वहीं से हम तकनीकी शिक्षा के तारतम्य में उनको जानकारियां उपलब्ध करा दें और उसके साथ साथ उनको इंसेंटिवाइज भी करें कि बच्चे, बेटियां आप आइए, आप जो है तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आइए और अपना करियर बनाएं। तो इस दिशा में भी जो है हम लोग सोच रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पी नरहरे सर। बहुत अच्छे से आपने बताया कि टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट किस तरीके से तत्पर है टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि अगर तकनीक अच्छी है किसी भी राज्य की, किसी भी देश की, तो अपने आप ही वो पूरा समाज विकसित हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से बताया महिलाओं के बारे में और किस तरीके से रिसर्च में आप बच्चों को आगे प्रोत्साहित कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा आज का अंक काफ़ी पसंद आया होगा। इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। नमस्कार।